मेरे साथ शिखा दरबारी मैम हैं जो कि एक एक्स आईएएस ऑफिसर हैं और राज्यसभा की उस पार्लियामेंट्री कमेटी में थी जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बना रही थी और जिसने पूरा ये तय किया कि कैसे मल्टीलिंगुअल जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जाए। तो मैम, जब इस बारे में बातचीत चल रही थी कि हम बच्चों को अलग अलग भाषाएं सिखाएं, तो इसका क्या पर्पस था, किस बैकग्राउंड में ये शुरू हुई थी, किस संवाद के साथ ही आगे बढ़ रही थी? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो मेन फोकस था वो तो यही था कि हम नेशनल इंटीग्रेशन करें। हमारा आपको मतलब वी ऑल नो कि इंडिया जो है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जितनी लैंग्वेजेस कहते हैं ना कि हर 200 मीटर पे जो है वो लैंग्वेज का वो जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो जो चेंज हो जाता है उसको हम किस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन में यूज़ कर पाएँ, क्योंकि आप देखिए कि सालों से जो है ये लड़ाई चल रही है कि साउथ में या तमिल में खास तौर से हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम ये नहीं करें कि आप हिंदी को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि नॉर्थ में कौन बच्चा मलयालम या तमिल या कन्नड़ बोल रहा है। तो आप यहाँ पे तो कोई एक साउथ इंडियन लैंग्वेज वो नहीं कर रहे, इम्पोज नहीं कर रहे। तो उनको कहीं लगता था कि हिंदी हमारे ऊपर इम्पोज हो रही है। तो एक तरह से हमने एक सोल्यूशन निकाला कि साउथ इंडिया वाले एक नॉर्थ इंडियन कोई भी लैंग्वेज सीखे। हम ये नहीं करें हिंदी सीखिए, आप पंजाबी सीख लीजिए, आप गुजराती सीख लीजिए, आप कोई भी लैंग्वेज सीख लीजिए। इसी तरह से नॉर्थ के जो बच्चे हैं, आप तमिल सीखिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज है क्योंकि बेसिक संस्कृत उसमें है, पर आप मलयालम भी वही लैंग्वेज है, कन्नड़ भी वही लैंग्वेज है। तो आप कोई भी साउथ एक इंडियन लैंग्वेज अगर आप सीख लेंगे तो फिर आप सिर्फ वड़क्कम करके नॉर्थ इंडियन चुप नहीं हो जाएंगे, उनको आगे भी कुछ तो बोलना आएगा। और फिर जो है ना, जो साउथ और नॉर्थ का एक डिवाइड है, वो हमें लगा कि वो डिवाइड लैंग्वेज और कल्चर के थ्रू ही खत्म हो सकता है। तो लैंग्वेज इज द फर्स्ट थिंग कि अगर हम नॉर्थ इंडियन बच्चों को एक साउथ इंडियन लैंग्वेज सिखा दें और साउथ इंडियन बच्चों को एक नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज सिखा दें। और कभी भी क्या होता है, जो लैंग्वेज जब आप सीख रहे होते हैं, अगर आप बचपन से सीखते हो ना, तो आपको वो लैंग्वेज समझ में आती है कि ये लैंग्वेज है। अगर आप बीए में करके करोगे ना, मैंने ट्राई करी थी, मेरी एक बार पोस्टिंग हुई थी कोची में, मैं आ रही हूँ मैं केरला में, और मैंने ट्राई किया कि मैं सीखूं। मैंने काफ़ी सीख भी गई थी मैं, पर जिस स्पीड से शायद मैं बचपन से मुझे पढ़ाया गया होता और मैं सीख पाती, वो मैं एकदम से 6 महीने में नहीं सीख पाई। तो ये जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम ये चीज़ लाए कि हम 6th ऑनवर्ड्स ही नॉर्थ के बच्चों को एक साउथ इंडियन लैंग्वेज का एक्सपोजर दें और साउथ के बच्चों को कोई भी एक नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज का एक्सपोजर दें। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाए कि R1 R2 R3 आपको 3 लैंग्वेजेस सीखनी है, जिसमें कि 2 इंडियन ही होनी चाहिए। तो फिर उसमें यह है कि वी ऑल नो कि भी इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है और सब जगह चलती है। तो ठीक है, एक 3rd लैंग्वेज वो इंग्लिश कर लेंगे, पर हमारी 2 लैंग्वेजेस नॉर्थ और साउथ वाली वो चलने से एक रियल वे में नेशनल इंटीग्रेशन होगा। रियल वे में लैंग्वेजेस के थ्रू जो हम कल्चर को एक प्रमोशन दे सकते हैं, वो कल्चरल प्रमोशन हमारा हो जाएगा। रियल वे में जिसे कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि तमिल लिटरेचर में कंबन का है, थिरुवल्लुवरम का लिटरेचर है, वो हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि जहाँ आप ट्रांसलेशन कर देते हो, ट्रांसलेशन में जो मेन कंटेंट है ना वो खत्म हो जाता है कहीं। तो अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाली में पढ़ें उनकी चीज़ें, वो हम अलग तरह से समझ पाएंगे जो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ें। तो इसलिए ये जो एक पॉलिसी बनी, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ये इसीलिए बनी थी। ये वैसे ही जैसे कि अगर आप हॉलीवुड मूवीज जब देखते हैं या उनकी डबिंग सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, मजा नहीं आता, डबिंग में मजा नहीं आता। मैम, बहुत सारा कंफ्यूजन भी है इस पॉलिसी को लेकर। स्कूल ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 में से 20 बच्चों ने 20 अलग अलग लैंग्वेजेस चुन ली हैं, तो क्या 20 टीचर बुलाने पड़ेंगे? मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे प्रैक्टिकल हो पाएगा, कैसे आसान हो पाएगा? नहीं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि हम एक सेशन में कहेंगे कि हम ये लैंग्वेज ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, 20 लैंग्वेज के टीचर्स बुलाना भी मेरे लिए एक इकोनॉमिक लाइबिलिटी हो जाएगी। तो भाई एक सेशन में मैं कहूँगी कि चलो इस बार हम तमिल की बात कर रहे हैं, 1 साल आप तमिल सीख लो। फिर हम 1 साल की मलयालम को हम भी ऑफर करें। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे कोई भी स्कूल अगर आप देखिए, आजकल फॉरेन लैंग्वेज का बहुत क्रेज है, तो वो ये नहीं है कि वो फ्रेंच भी ऑफर कर रहे हैं, जर्मन भी ऑफर कर रहे हैं, जापानीज भी ऑफर कर रहे हैं। दिस इज माई स्कूल, आई एम ऑफरिंग तमिल लैंग्वेज इन दिस सेशन। या स्कूल को इसकी लिबर्टी होगी? हाँ, स्कूल को लिबर्टी देंगे कि भी आपको जिस लैंग्वेज की अच्छी टीचर मिल पा रही है, क्योंकि अभी ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम आएगी ना कि हमें लैंग्वेज की टीचर्स कहाँ मिलेंगी। तो जिस लैंग्वेज की टीचर मुझे अच्छी मिल जाएगी,
उस लैंग्वेज की टीचर को हम लेके और हम उस स्कूल में वो लैंग्वेज ऑफर करेंगे, क्योंकि पढ़ाना अच्छे से वो लैंग्वेज भी तो पढ़ा सके ना। तो इसलिए हम इस तरह से करेंगे कि ये नहीं होगा कि 30 बच्चे 30 लैंग्वेज सीखेंगे, 30 बच्चे एक ही लैंग्वेज सीखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में भी जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उस लैंग्वेज को टूटा फूटा बोल के आपस में बात करेंगे तभी तो लैंग्वेज सीख पाएंगे। हाँ, तो वो पूरी क्लास एक ही लैंग्वेज सीखेगी। ठीक है मैम, ये कंपलसरी करना कि अगर आप 9th का जो आरती का जो आपका लैंग्वेज पेपर है, अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाए तो आपको 10th के बोर्ड में नहीं आपको परमिशन देंगे, ये कंपलसरी करना क्यों जरूरी था? ये कंपलसरी करना इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी चीज, आपने एक अच्छे इंटेंशन से हम चले हैं कि बच्चा गुजराती सीख ले या बच्चा पंजाबी सीख ले, अब उसने 4 साल में हम वो लगातार सीख रहा है, तो हम ये नहीं चाहते कि उसको एक, जैसे कहते हैं, लाइट वे में ले रहा है कोई। लैंग्वेज सीखना मतलब कि मैं फिर सच में कि हाँ मैंने वो लैंग्वेज सीख ली। अगर मैंने बंगाली सीख ली तो मैं ये नहीं कहूँगी मैं रविंद्रनाथ टैगोर को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, मैं फिर रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाली में पढ़ूंगी। ऐसे ही कंबन रामायण है, तो तमिल अगर मैंने सीख ली तो मैं कंबन की जो मेरी सारी उनकी कृतियां हैं उसको फिर मैं तमिल में पढ़ूंगी। तो वो जो ओरिजिनल लैंग्वेज में भाव आता है और उसका सब, जैसे कहते हैं ना, इंटेंशन निकल के आती है और आप रिलेट कर पाते हो, वो फिर तभी हो पाता है। तो इसलिए ये एग्जाम पास करना तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपने एग्जाम पास नहीं किया तो फिर वी आर नॉट श्योर नहीं कि आपने कितनी पढ़ी है। और कंपलसरी 9th में कर देंगे तो फिर ये है कि भी अगर, क्योंकि वो एक ऐसा बेंचमार्क हो जाता है कि भी 10th आप, जैसे हिंदी भी तो कहते हैं ना, अगर आप IAS का एग्जाम देखिए, IAS के एग्जाम में कंपलसरी है ना कि आपको 10th की हिंदी आनी चाहिए। ऐसे ही जब भी कोई लैंग्वेज आपने सीखी है तो 10th तक की तो लेवल आपको आना चाहिए उस लैंग्वेज का, तभी आप उस लैंग्वेज को बोल पाओगे, नहीं तो हमारी तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी खराब ही हो जाएगी फिर। आपने 1-2 एग्जाम्पल दिए भी हैं, पर फिर एक सवाल उससे जुड़ता हुआ है कि उस सिलेबस में क्या होगा, उस लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक्स में क्या होगा, क्या कंटेंट डालेंगे आप लोग? वो नॉर्थ में क्या कंटेंट होगा, साउथ वालों का या वेस्ट वालों का, और साउथ में फिर नॉर्थ वालों का क्या कंटेंट उसमें रखेंगे? एक्चुअली अभी उस पे NCERT वर्क कर रहा है, वो बुक्स बन रही हैं तो उसमें, लेकिन अभी ये डिसाइड हुआ है कि अभी इसीलिए ग्रेडेड वे में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि सबसे पहले 6th को शुरू करेंगे। पहले 1 साल 6th में आएगी वो लैंग्वेज, फिर 7th में आएगी, तो 6th 7th फिर 2 क्लास पढ़ेंगे, फिर 3rd ईयर में 8th में आएगी, क्योंकि अभी हमारी बुक्स भी नहीं बनी और फिर मार्केट में ऐसा नहीं है कि कोई बुक्स की कमी है। आपने रैपिडेक्स कब से आ रही है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, तो वहीं से तो बेसिक शुरुआत होती है। तो इस तरह की बेसिक बुक्स तो हैं, पर हाँ ये बात भी सही है कि NCERT ने अभी प्रॉपर कंटेंट लैंग्वेजेस का नहीं बनाया है, पर उसमें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हर लैंग्वेज की, अगर आप देखिए हिंदी की किताबें हैं ही सब जगह, या हर स्टेट का आपका एक स्टेट बोर्ड होता है, तो उस स्टेट बोर्ड में आप जो भी किताबें पढ़ाते हैं वही किताबें दूसरी स्टेट में आ जाएंगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और NCERT ही तो उन किताबों को दे रही है, तो बस थोड़ा बहुत हो सकता है कि उस कंटेंट को थोड़ा सा ईजी करना चाहेंगे। अगर मलयालम का कंटेंट है, हो सकता है हम हिंदी के बच्चों के लिए उसको हल्का सा इजी करना चाहेंगे, इसी तरह हिंदी का कंटेंट हम तमिलनाडु के बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी करना चाहेंगे, तो उसमें थोड़ा सा वर्क NCERT ऑलरेडी कर रहा है, पर बुक्स तो सारी अवेलेबल हैं। मैम प्रिंसिपल से बात कर रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे, पेरेंट्स हमने बात करी, एक टीचर बोले कि 1 साल क्या काफी है एक लैंग्वेज के लिए? उनका कहना है कि आप 3 साल तक एक ही लैंग्वेज रखो तो ज्यादा स्ट्रांग पकड़ हो जाएगी, बजाय इसके कि आप हर साल एक लैंग्वेज चेंज कर दो। हाँ नहीं, बिल्कुल इस बात में मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आप जो है एक लैंग्वेज को लेके चलिए। तो अगर मैं मलयालम सीख रही हूँ तो मैं 1 साल 2 साल 3 साल मलयालम ही सीखूं। और ये बात लोगों को पता नहीं है, पर क्या होता है, लैंग्वेजेस की एक फैमिली होती है, तो अगर वो फैमिली होती है तो जैसे अगर आप फ्रेंच, जर्मन और इटालियन, ये 3 लैंग्वेज हैं, जिसको फ्रेंच आती है ना वो इटालियन 2 मिनट में सीख लेगा। अच्छा। इसी तरह से जिसको मलयालम आती है वो कन्नड़ में ऐसे ही बात कर लेगा, जिसको तमिल आती है वो मलयालम में बहुत इजीली बात कर लेगा। जैसे मुझे हिंदी आती है, कोई पंजाबी बोलता है ना, मैं समझ जाती हूँ ना। तो अगे नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस की एक फैमिली है, तो अगर कोई पंजाबी बोल रहा है या इवन गुजराती भी कोई बोल रहा होता है, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है। या अगर इवन उर्दू भी हमारे लिए क्या लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो अगर वो हिंदी बोल रहा है उसको ये सारी 3-4 लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसी तरह से जब वो एक लैंग्वेज सीख लेगा तो ऑटोमेटिकली उसको 3-4 लैंग्वेज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। तो हमें यही चाहिए कि हम पहले 2 साल या 3 साल कि 6th 7th 8th तीनों में एक ही लैंग्वेज रखें, ताकि एक बेस बन जाए बच्चे का। एक लैंग्वेज तो है नहीं अभी। नहीं, अभी इस तरह से है ना कि आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये एक हमारा, जैसे कहते हैं ना कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में फिर आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने चाहिए। तो जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना है उसमें ये होना चाहिए कि ये नहीं कि मैं 1 साल मलयालम सीख रही हूँ, 1 साल फिर तमिल सीख रही हूँ, फिर 1 साल कन्नड़ सीख रही हूँ, फिर मैं देन आई एम जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन।
तो एक लैंग्वेज को अच्छी तरह से अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मैं भी यही समझती हूँ कि 3 साल तक आप पहले अच्छे से करो, फिर आपको जिस लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप 9th में उसको ऑप्ट कर लो। तो आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा कि जो है एक ही हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि हर एक जगह क्या होगा ना, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा है नहीं। अभी नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं एक अलग इंटेंशन से बनाते हैं, पर जब उस पॉलिसी को हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं तब आपको ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम समझ में आएंगी। जैसे अगर सपोज मैं गाजियाबाद में हूँ या नोएडा में आज खड़ी हुई हूँ, यहाँ पे अगर हम टीचर्स ढूंढना शुरू करें, सपोज मुझे सिर्फ मलयालम की ही टीचर्स मिल रही हैं, मुझे कन्नड़ की टीचर्स ही नहीं मिल रही, तो फिर मेरा स्कूल क्या करेगा? वो मलयालम ही ऑफर करेगा ना। तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, सिर्फ फिर मैं सारे बच्चों को 1 साल अगर मैंने मलयालम पकड़ा ली तो मुझे लगा कि उसको ही मैं सेकंड स्टेप पे भी लेके आऊं। तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो निकलते हैं ना चीजों के आफ्टर द पॉलिसी, उससे ही फिर पॉलिसी फिर से अपग्रेड करी जाती है। मैम, आप इसकी कुछ फीस स्ट्रक्चर की बात है कि स्कूल इसके लिए अलग से फीस रख सकते हैं, चाहे कितनी रख सकते हैं? कई लोग इसका शायद फायदा उठा लें कि भाई एक लैंग्वेज के नाम पे वो बेतरतीब रकम मांगना शुरू कर दे पेरेंट्स से। देखिए, कहीं पे भी जब ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाई गई है उसमें कहीं पे भी फर्दर उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा होगा, इसकी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसकी हमेशा यही है कि स्कूल विल ऑफर 1 मोर लैंग्वेज। जैसे आप देखिए दिल्ली के सारे स्कूल्स जो हैं वो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज ऑफर करते हैं। फ्रेंच होती है, जर्मन होती है, जो कि बच्चे सीखते भी हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा फीस थोड़ी देनी होती है। इट इज ओनली अ चॉइस कि आपको जो 3rd लैंग्वेज लेनी है आप कौन सी ले रहे हो। तो जिसको जो लेनी है उसे, देखिए बच्चे संस्कृत भी सीखते हैं, तो एज अ 3rd लैंग्वेज संस्कृत अगर सीख रहे हैं तो स्कूल कोई एक्स्ट्रा फीस थोड़ी लेगा उसकी। उनको अपने ही उसमें एक टीचर का एक्स्ट्रा टीचर बनाना पड़ेगा, पर उसके लिए कभी भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती है। तो अगर कोई लोग लेंगे तो ये तो जैसे कहते हैं ना कि आप अपॉर्चुनिज्म करेंगे या कमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिसी करेंगे। तो आई डोंट थिंक दिस इज अलाउड एनीवेयर। Our expectation from a policy point of view is this कि हमारे सारे स्कूल्स में 3 लैंग्वेज पॉलिसी आए और उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा या एक्स्ट्रा फीस हम किसी बच्चे से नहीं लेंगे। मुझे लगता है बहुत सारे डाउट्स मैम ने क्लियर कर दिए। मेरा आखिरी सवाल है, जब आप लोग अब कमेटी में बैठे थे, अलग अलग स्टेट के एमपीज के साथ आप लोग बैठते हैं, राज्यसभा मेंबर्स के साथ, उनके व्यूज क्या थे इस पर? क्योंकि लैंग्वेज हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू रहा है, उनके व्यूज क्या थे अलग अलग जो स्टेट के लोग थे? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस था कि एमपी जो होते हैं, और इवन फॉर दैट मैटर एमपी ना भी हो, वो तमिलनाडु का हो या चाहे यूपी का हो, जब हम बात करते हैं कि हम अपने पूरे कंट्री के लिए नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं और हम सब लोग एक हैं, तो वहां पे वो जो एकता देखने को मिलती है कि किसी ने ये अपोजिशन नहीं किया कि हम हिंदी नहीं सीखना चाहते। और एक्चुअली आज की डेट में अगर आप देखिए ना, ये बहुत पुरानी बात हो गई कि तमिलनाडु में होता था कि हिंदी नहीं सीखनी है या हम कोई बैकडोर से 3 लैंग्वेज पॉलिसी के थ्रू हिंदी लेके जा रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। सबने समझा इस बात को कि ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है कि हम नॉर्थ को साउथ इंडियन चीज़ें सिखाएं, कल्चर सिखाएं, वहाँ की चीज़ों को सिखाएं और साउथ इंडियन लोगों को नॉर्थ का कल्चर सिखाएं। तो एक यूनैनिमस डिसीजन था कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी हो जाएगी। तो आई थिंक दैट इज हाउ द पॉलिसी इज मेड, क्योंकि जब यूनैनिमस डिसीजन हुआ कि हाँ हम 3 लैंग्वेज करके कि 2 हमारी इंडियन लैंग्वेजेस रहे और 3rd फिर कोई भी और दूसरी लैंग्वेज हो जाए, तो उसके बेसिस पे जो बना, ये बहुत ही, मुझे लगता है बहुत अच्छी पॉलिसी है। और अगले 5-6 सालों में आप इसका रिजल्ट देखेंगे पूरे कंट्री में। मैम, आपके हिसाब से जैसा आप लोगों ने सोचा है, जैसा बनाया है, एज इट इज ग्राउंड पर कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी? उसे कितना टाइम लगेगा? देखिए, इम्प्लीमेंट तो हम लोग इसी साल से कर रहे हैं कि 6th क्लास के लिए बोल दिया गया है कि आप लैंग्वेज जो है वो अपने अपने स्कूल्स में ऑफर करिए। और देखिए, हमेशा लैंग्वेज जो है ना ग्रेडेड वे में होती है, तो यही उसमें पॉलिसी में कहा गया है कि पहले इस साल हम लोग पहले 6th वालों को पढ़ाएंगे खाली, फिर वही 6th के बच्चे जब 7th में आ जाएंगे तो क्या होगा, 6th और 7th फिर दोनों क्लास उस 2nd लैंग्वेज को पढ़ रही होंगी। फिर वही 6th 7th वाले बच्चे एक क्लास, जैसे होता है ना, जैसे देखिए नया स्कूल खुलता है तो नया स्कूल खुलने में सीबीएसई की भी पॉलिसी है कि पहले 8th तक स्कूल होता है। फिर जब आप नया क्लास ऐड करेंगे तो आप 9, 10, 11, 12 साथ में नहीं ऐड कर सकते, आप पहले 9th ऐड करते हैं। फिर जब 9th का बच्चा आपका 10th में जाता है तो फिर उसका बेस बनता है। तो इसी तरह से लैंग्वेज का बेस बनाने के लिए पहले बच्चा 6th में पढ़ेगा, वही बच्चा पढ़ते पढ़ते 7th में गया तो फिर 2 साल के लिए वो लैंग्वेज पॉलिसी आ गई उस स्कूल में। फिर वही बच्चा 8th में गया तो अब उसने 3 साल तक वो लैंग्वेज पढ़ ली। फिर वही बच्चा जब 9th में गया, तो जब हम 10th में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम अब एग्जाम पास कर लो, तो कोई अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे खेलते कूदते वो लैंग्वेज पास कर लेगा। तो हमेशा जो है इम्प्लीमेंटेशन
एक ग्रेडेड वे में होता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years आई थिंक सारे स्कूल्स में इस तरह से एक एक लैंग्वेज जरूर बन जाएगी। अच्छी नीयत के साथ ये पॉलिसी आई है, जितने डाउट्स है वो हमने मैम से बातचीत में क्लियर कर लिए हैं कि स्कूल को चाहिए कि वो एक्स्ट्रा फीस इसके लिए ना ले, एक टीचर रखना है वो अपने पास से रख सकते हैं। तमाम सारी बातें हो गई हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरह से नेशनल इंटीग्रिटी की एक हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू, उस पर्पज में कम से कम हम सब एक दिन जरूर सफल होंगे।